हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विजन आईएएस का जो 365 सीरीज होता है उसका फर्स्ट क्लास लिया था। 365 सीरीज जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स एवं मेंस को टारगेट में रखकर लाया जाता है प्रत्येक वर्ष। उसी को हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। तो इसमें से हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन को पूर्णतः खत्म कर लिया है और हम लोग अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा और आपको नई नई जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। यहाँ से हम लोग जिस पेज तक हम लोगों ने खत्म किया था वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया था। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था इसको याद कर लेते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक हम लोग का यूनिट 1 हो जाएगा। बैंकिंग और मौद्रिक नीति हम लोगों ने पढ़ लिया था और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आरबीआई की मौद्रिक नीतियों के बारे में पढ़ लिया था यहाँ पर। इसके बाद से आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में हम लोग का विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में पढ़ लिया था कि भारत के पास विदेशी मुद्रा के भंडार के कौन कौन से घटक है और कितना विदेशी मुद्रा भंडार हम लोग के पास है भारत में। इसके बाद से आरबीआई के जितने भी मुद्रा भंडार के घटक ये देख लिया। तो अब आज हम लोग का है रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021। रिजर्व बैंक द्वारा जो एकीकृत ओम्बुड्स योजना 2021 में लाया गया था उसी के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं अपने इंफॉर्मेशन के पोर्टली को। यहाँ पर तो यह जो है कि 1949 के तहत यह केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत एकीकृत ओम्बुड्स योजना 2021 में 21 में शुरू किया गया था। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 2021 में जो ओम बुड्स योजना शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, किस पर लागू होता है। सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि ओम बुड्स किसको कहते हैं जी। ओम बुड्स से तात्पर्य होता है लोकपाल। लोकपाल इसको क्या कहते हैं जी? तो लोकपाल जैसे देश भर में एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है लोकपाल, जो कि राष्ट्रपति के आप लोग नाम सुने होंगे इसके। तो यहाँ पर जो लोकपाल होता है वह क्या करता है जी? तो देश भर में जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं, मतलब किसी को भी कोई भी शिकायत होता है जिसका निवारण न्यायालय नहीं कर पाता है, जिसका निवारण जो है न्यायालय आराम से नहीं कर पाता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री के ऊपर, पीएम के ऊपर या फिर पीएम के ऊपर या फिर कहें तो इनसे मतलब कि जो मंत्री स्तर के अधिकारी होते हैं या फिर कोई ऐसी भी शिकायत होती है जो कि न्यायालय जिस पर उसका हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, तो इन सारे मामलों पर त्वरित न्याय दिलाने के लिए, त्वरित शिकायत समाधान के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। देश में होता है लोकपाल और राज्यों में होते हैं लोकायुक्त। राज्यों में क्या होते हैं जी? तो लोकायुक्त होते हैं। जो काम देश में और राज्य में लोकपाल लोकायुक्त करते हैं, वही काम इसको इंग्लिश में ओम्बुड्समैन कहा जाता है। तो वही काम बैंकों की शिकायतों को दूर करने का काम जो है ओम्बुड्स के जिम्मे सौंपा गया है। तो ओम्बुड्स क्या करते हैं जी? ये क्या करते बैंकों में जितनी भी शिकायतें आती है, किसी को पैसा समय से नहीं मिला या फिर उसका जो ट्रांजैक्शन था किसी तरह से फेल हो गया और बैंक जो है उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो जिस व्यक्ति को शिकायत होती है, तो न्यायालय तो जा नहीं सकता है कि न्यायालय में जाने का मतलब है कि कई साल तक फैसला लटके रहेगा। और बैंक जो है कि कोई भी बैंक का मैनेजर या फिर कोई भी बैंक का स्टाफ सुन नहीं रहा है बात, तब सीधे ओम्बुड्समैन के पास जाना होता है। जब ओम्बुड्समैन के पास जाइएगा तो आपकी शिकायत को ऊपर उठाएगा और आपके को जो अच्छा सलाह देगा या फिर न्याय करेगा आपके साथ। यह जो है ग्राहकों को त्वरित किफायती सेवाएं देने के लिए यह समर्पित है। इसके तहत कौन-कौन सी संस्थाएँ इसमें शामिल है जी? ओम्बुड्स का कहाँ-कहाँ पर? कैसे बैंक होते हैं जहाँ पर यह अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकता है? यहाँ पर जो है सभी वाणिज्यिक बैंक इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। अर्थात किसी भी वाणिज्यिक बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, चाहे कोई भी बैंक हो, जो पॉपुलर होता है वो वाणिज्यिक बैंक कहलाता है और यहाँ पर कोई भी शिकायत हो तो ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको आरआरबी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसमें भी कोई शिकायत उत्पन्न हो तो आप लोग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक में भी कोई शिकायत हो तो ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। 50 करोड़ रुपए की जमा राशि रखने वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी इनसे जुड़े हुए कोई भी विवाद हो तो आप लोग लोकपाल के पास जा सकते हैं या फिर ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। यहाँ पर लेकिन जो होता है गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो होती है, इन इन पर भी लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होती है। हाउसिंग फाइनेंस मतलब घर के बनाने वाले जो कंपनियां होती है उन पर यह लागू नहीं होता है। सभी प्रकार के एनबीएफसी पर लागू होता है, सभी मतलब अधिकांश प्रकार के एनबीएफसी पर लागू होता है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस वाले पर लागू नहीं होता है। कस्टमर इंटरफेस रखने के लिए अधिकृत हो, यह जो है जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपया है, अर्थात वैसी एनबीएफसी जिसका परिसंपत्ति का आकार कितना रुपया है जी? तो 100 करोड़ रुपया है, वो जो है इस ओम्बुड्स योजना के तहत आ जाती है। सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भाग लेने वाले सिस्टम प्रोवाइडर्स भी इसमें शामिल होते थे। इतना बड़ा चीज है जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 आया था, इसमें जो भी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, इसको आप लोग को समझ लेना चाहिए। सिस्टम पार्टिसिपेटर्स जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं जी? तो आप लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर आपको मन कर रहा है कि भारत में निफ्टी और सेंसेक्स मतलब कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई और बीएसई में आप लोगों को क्या है जी? पैसा नहीं लगाना है। आप लोग को लगाने का मन है सीधे न्यूयॉर्क में जाकर, न्यूयॉर्क अमेरिका के किसी या फिर कहें कि विदेश के किसी भी शेयर मार्केट में आप लोग को पैसा लगाना है, तो कैसे लगा सकते हैं? डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं।
डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए क्या करते हैं जी, तो यहाँ पर एक होता है भुगतान और सॉरी पार्टिसिपेटरी सिस्टम पार्टिसिपेट्स होते हैं, जो कि भारत में बैठे होते हैं वो ऑफिस खोलकर, और उनके पास जो होता है, जो न्यूयॉर्क या फिर कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, लंदन, या मतलब कोई भी विदेशी देश का जो शेयर का जारी होता है, तो उसका कुछ अंश ये भी लेकर आते हैं। और भारत का कोई नागरिक चाहे तो यहाँ का न्यूयॉर्क का कोई भी शेयर लेने के लिए, तो वह जाएगा यहाँ पर इन सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के पास, और इनसे जाकर पैसा दे देगा और छोटा सा हिस्सा ले लेगा शेयर का। तो इन सभी पार्टिसिपेंट्स पर भी ओम्बुड्समैन योजना लागू होता है। अर्थात यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत उत्पन्न होता है तो ओम्बुड्स के पास जा सकते हैं। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास भी जा सकते हैं। जैसे कि बार-बार आप लोग के पास जो क्रेडिट आप लोग लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक ही सारे मैसेजेस को भेजता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती है जो कि बैंक के मैसेजेस को हैंडल करती है, तो उन पर भी यह लागू हो जाता है। वे भी अगर गलत मैसेज देती है तो आप लोग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। यहाँ पर 3 ओम्बुड्स योजनाओं को, यह जो है 2021 वाला जो ओम्बुड्समैन योजना था, जिसे आरबीआई ने लाया था, इसने 3 गो ओम्बुड्स योजना था पहले से जो चला आ रहा था, उसको खाकर और तब मोटा होके काम किया है इसने। मतलब कि 3 गो पहले से चली आ रही योजनाओं को इसने एकीकृत कर दिया है। ये कौन थे जी? द बैंकिंग ओम्बुड्स योजना 2006, अर्थात 2006 में भी बैंकिंग ओम्बुड्स योजना आया था और ओम्बुड्स की स्थापना की गई थी। और इसके बाद से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बुड्स योजना 2018 में भी आया था। 2018 में एनबीएफसी स्पेशल ओम्बुड्स योजना था, और इसके बाद से डिजिटल लेन-देन के लिए ओम्बुड्स योजना, डिजिटल लेन-देन के लिए एक ठो अलग ओम्बुड्स योजना बनाई गई थी 2019 में। अर्थात एक ही काम के लिए 3 दिशाओं में 3 प्रकार के अधिकारियों को रखा गया था। लेकिन अब जो है तीनों को एकीकृत करके जो है एक ही ओम्बुड्स योजना बना दिया गया है, जिसका नाम है केंद्रीय एकीकृत ओम्बुड्स योजना 2021 वाला लागू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है क्यों लागू किया गया था जी? तो एक देश एक ओम्बुड्स योजना के तहत, अर्थात देश भर में कहीं पर भी शिकायत हो, चाहे वह कन्याकुमारी के किसी नायर बंधु के का कोई शिकायत हो, चाहे कश्मीर का कोई व्यक्ति हो जिसको बैंकिंग शिकायत हो, तो कोई भी व्यक्ति जो होगा, अगर बैंकिंग शिकायत है, तो वह जो है बैंक के पास ओम्बुड्स एक ही व्यक्ति के पास जा सके और शिकायत का निवारण बेहतर तरीका से होगा, क्योंकि अगर राज्यवार अलग-अलग अधिनियम से अलग-अलग प्रकार के ओम्बुड्स लागू किए जाए तो बढ़िया तरीके से फैसला नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर अलग-अलग न्यायालय में अलग-अलग फैसला हो तो बढ़िया से फैसला नहीं हो पाता, और एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, तो क्या सीधे फाइनल डिसीजन दे देता है। इसीलिए इसको लाया गया है शिकार। यहाँ पर शक्ति जो है ओम्बुड्समैन जो है, जिसको लोकपाल कहते हैं, यह जो है 20 लाख रुपए तक का मुआवजा लगा सकता है। कितना जी? तो 20 लाख रुपए तक का मुआवजा, प्लस में अगर जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ या फिर उसको कोई जो है पीड़ित है, उसको 1 लाख रुपया और भी मुआवजा मिलता है। अभी कैसे कहिएगा जी? तो 20 लाख रुपए का मान लीजिए किसी का फ्रॉड हुआ, 20 लाख का फ्रॉड हुआ, बैंक में वो गया, बैंक ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, चला गया ओम्बुड्समैन के पास। ओम्बुड्समैन के पास चला गया, तो अब ऐसा थोड़ी है ना कि तुरंत ही जाएगा, आज उसके साथ फ्रॉड हुआ, वो बैंक में गया, उसके बाद तुरंत ओम्बुड्स योजना के पास जाएगा, एक ही दिन में फैसला हो जाएगा, नहीं। कुछ समय इसमें भी लगता है। तो जितना समय लगता है 20 लाख रुपया तक के फँसे रहने पर, तो जितना रुपया तक मतलब कि जितना समय लगता है, तो उसे तो जो पीड़ित है उसको तो हानि है, तो उस हानि के भरपाई के लिए 1 लाख रुपया और दिया जाता है मुआवजा के रूप में। तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओम्बुड्स योजना के संदर्भ में बेहतर तरीके से समझ लिए हैं। अब हम लोग जो है आरबीआई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो है, इसको बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि इसको समझना सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर है स्थायी जमा सुविधा। यहाँ पर प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, यह काफ़ी लंबा क्लास होने वाला है, क्योंकि एक ही क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जितना भी शब्दावली है खत्म हो जाए। तो यहाँ पर लंबा भी नहीं हो सकता, लेकिन समझाने का पूरा बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे हम। स्थायी जमा सुविधा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीएफ बोलते हैं। ये कौन है जी? तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट का जो जानते हैं आप लोग पहले से, रिवर्स रेपो रेट का बेटा है। कौन है जी? रिवर्स रेपो रेट आरआरआर जिसको बोलते हैं, यह उसी का वंशज कह सकते हैं इसका। आरआरआर जो कि रिवर्स रेपो रेट आप लोग पढ़े होंगे, तो रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं जी? तो वह दर, रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई जो है बैंकों से मुद्रा लेता है और ब्याज देता है। तो जिस दर पर ब्याज देता है उसको आरआरआर कहा जाता था। अभी भी है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया है जी? एसडीएफ होता है। एसडीएफ है क्या? इसमें अंतर समझ लीजिएगा, इतना बड़ा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको भी हम पढ़ के सुना देंगे, लेकिन इसको समझ लीजिए एसडीएफ है क्या। तो पहले जो होता था आरआरआर, जिसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, तो ये इसमें क्या होता था, तो एक जो आरबीआई है एक निश्चित ब्याज तय कर देता था कि 4% ना, मान लीजिए 3% कह दिया आरबीआई, उसके बाद इससे वो मुंह बंद कर लिया। अब कुछ भी होगा, बैंक चाहे 10 लाख रुपया दे, 2 रुपया दे, 1 करोड़ दे, 50 करोड़ दे, 10 लाख करोड़ दे, चाहे 1 ट्रिलियन डॉलर ही क्यों ना दे दे आरबीआई को, उनको ब्याज कितना पर मिलता था जी? 3% पर। एक एक चीज़ तो ये था कि यहाँ पर दर जो था फिक्स था। दूसरा चीज़ कमी क्या था जी? उनको बैंक चाहे तो अगर ज़्यादा देने पर तो ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। जैसे कहा जाए कि आपको अगर जाकर शॉपिंग मॉल में से ही ₹1 का सामान खरीदिएगा तो थोड़ा महँगा पड़ेगा। ₹50 खरीदिएगा तो और सस्ता पड़ेगा, और 10 कल सीधे कहिएगा 5 लाख का सामान खरीदना है तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। लेकिन आरबीआई में, यह आरआरआर में यह कोई सिचुएशन नहीं था। उसमें क्या था? चाहे 50 करोड़ लाइए, चाहे 50 लाख करोड़ लाइए, आपको 3% ब्याज मिलेगा। दूसरा बात था कि यहाँ पर जब बैंकों को अगर पैसा देना भी होता था, तो एक ठो प्रतिभूति लेना पड़ता था।
अर्थात और प्रतिभूति बनाना पड़ता था, एगो बड़का चूंकि लेटर लिखना पड़ता था आरबीआई को कि देखिए हमारे पास इतना रुपया यहाँ से आया, ई आदमी ने दिया, मतलब बैंकों को पूरा विवरण देना पड़ता था कि हमारे पास दिन भर का ट्रांजेक्शन ये किए हैं तो हमको इतना रुपया बच चुका है। एक तो बैंक जो थे वो लेटर पर लिखते थे, एकदम बड़का चूंकि बॉन्ड, इतना बड़ा बॉन्ड लिखते थे, कोई कोई वो अधिकारी इसमें लगते थे पूरा बॉन्ड लिखने में। ये बॉन्ड लिखते थे बैंक, और तब जाकर आरबीआई के गेट पर जाकर लाइन लगाते थे कि देखिए भाई हमारे पास बॉन्ड है, तो आरबीआई इनको फिर चेक करता था कि पूरे बॉन्ड को कि हाँ ठीक है इतना रुपया है इनके पास, तब जाके लेता था पैसा। जो आरबीआई जो है पैसा लेने में भी कहते हैं ना पूरा चेक करता था, जिसके कारण बहुत लंबा समय लग जाता था, घंटा 2 घंटा तक बैंकों को भी बैंकों का भी समय बर्बाद होता था और आरबीआई भी को भी ज्यादा नुकसान होता था। तो इस बॉन्ड की समस्या को खत्म कर दिया गया है किसमें जी, तो एसडीएफ में। तो यहाँ पर पहले क्या लगता था, बॉन्ड लगता था, बॉन्ड लगने में समय लग जाता था, बैंकों को हानि होती थी, तो सोचते थे बैंक वाले कि आरबीआई के पास जाएंगे तो बड़का बड़का बॉन्ड, बड़का बड़का जोखिम है, मतलब जोखिम नहीं, समय लगेगा, बेकार होगा समय और ब्याज भी कम मिलेगा। तो इसीलिए क्या करते थे बैंक वाले, सीधे कहते थे कि चाहे चलो भले ही हमारे नीरव मोदी के पास पैसा डूबेगा तो डूबेगा, लेकिन नीरव मोदी को ले जाकर दे देते थे। किसको दे देते थे जी, तो नीरव मोदी को। लेकिन अब जो है एसडीएफ जो ला दिया गया है, इसमें क्या है, यहाँ पर ब्याज दर जो है फिक्स नहीं है। बाजार में जिस रेट से ब्याज दर बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए कि ब्याज दर बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर एसटीएफ का रेट भी बढ़ जाता है। तो उतना नहीं बढ़ जाएगा, कल सीधे 7 रुपया 8 रुपया नहीं, मतलब एक अनुपात में बढ़ता है, 3% से प्लस होते जाएगा। यह बैंकों को लाभ हो गया। दूसरा बात है कि यहाँ पर बॉन्ड भी नहीं देना है, सीधे यहाँ से यार बैंक वाले फोन उठाएंगे और कहेंगे कि हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपया है। आरबीआई का 1 लाख रुपया, तो तभी बैंक वाले क्या करेंगे कि हम नहीं जानते हैं कुछ भी, तुरंत पैसा उठाकर फेंक देंगे आरबीआई के मुंह पर। और बिहान भैया यहाँ पर आरबीआई प्रतिबद्ध हो जाता है कि उनको ब्याज देने के लिए, कई रात भर के लिए भी दे सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी आरबीआई को पैसा दे सकते हैं एसडीएफ फैसिलिटी के तहत। आप कहते हैं ना डिजिटलीकरण का सबसे बड़े बैंकिंग लाभों में से एक यह भी है, एसडीएफ है। बैंकों को भी लाभ होता है क्योंकि रात भर पैसा तो अंडा देगा नहीं, तो इससे बढ़िया बैंक जो क्या करते हैं रात भर के लिए दिन भर काम करते हैं। यहाँ पर 2 बातें हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया विजन आईएएस के द्वारा। बिना किसी संपार्श्विक के तरलता अवशोषित करता है, तो हम बता ही चुके हैं कि बिना संपार्श्विक मतलब बॉन्ड होता है। और उसके बाद से यहाँ पर है फिक्स्ड रेट रेपो रेट जो की जगह ली है, जो कि फिक्स पहले 3% ही ब्याज मिलता था, अब इसकी जगह ले लिया है। ब्याज के अनुसार मतलब तरलता के अनुसार समायोजन होता है। एलएफ का एक यह जो है एक भाग है। एलएफ को आप लोग समझते होंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब तरलता को नियंत्रित करने का एक साधन है। क्षणिक प्रकृति की तरलता को, अर्थात रात भर जब जो बैंक के पास पैसा रहता है वो रात भर के लिए आरबीआई के पास देकर अपना गर्मी शांत कर लेते हैं। तो दिन रात भर अगर पैसा जिसके पास रहता है उसको कहते हैं ना कि नींद नहीं आता रातों को। तो वही बात है कि इनके पास पैसा रहता है तो इनको भी नींद नहीं आएगा बैंक लोग को, इसलिए क्या करते हैं जी, तो ले जाकर आरबीआई को दे देते हैं तो नींद आ जाता है। ओवरनाइट के आधार पर संचालित होता है यह। एलएफ के लिए पात्र सभी बैंक और संस्थाएं इसका सुविधा उपयोग कर सकती हैं। जितना भी बैंक और संस्था है सभी के सभी ले जाकर आरबीआई के पास पैसा अपना दे सकते हैं। वो भी जैसे चाहे वैसे ले जाकर उठाए और पैसा ले जाकर फेंक दिए बैंक आरबीआई के पास। इसमें कैसे होता है जी, पैसा कैसे लिया जा सकता है, ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पर जैसे हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते हैं, वैसे ही यहाँ पर ई कुबेर पोर्टल जो है बैंक चलाते हैं और ये पेमेंट करते हैं आरबीआई को, और पेमेंट वापस भी लेते हैं ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत बढ़िया समझ लिया है एसडीएफ के बारे में। अगर इसके बाद भी डाउट रहता है तो आगे कभी अन्य समय में आएगा एसडीएफ के संदर्भ में, तो हम लोग बात कर लेंगे इस पर। अब है परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो। परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो जिसको VRRR बोलते हैं। तो क्या है, यहाँ पर जैसे फिक्स रिवर्स रेपो रेट था, फिक्स रेट था, वैसे ही यहाँ पर VRR भी है। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है, एसडीएफ से थोड़ा सा अलग है। बैंकों से अल्प अवधि के लिए अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। यहाँ पर जैसे एसडीएफ भी होता था वैसे ही यह भी एक ठो परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो है, यह भी आरआरआर का ही एक भाग है, एसडीएफ का ही एक भाई कह सकते हैं। आरआरआर के वंशज है एसडीएफ और बीआरआर, दोनों और भाई हैं। इसमें क्या अंतर है जी, तो यह जो है इसमें आरबीआई जो है बैंकों से कुछ समय के लिए पैसा लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है जी, तो आरबीआई जो है बैंकों से पैसा लेता है और निश्चित नहीं बल्कि बाजार दर के आधार पर ब्याज देता है। अब यहाँ पर कहिएगा इसमें एसडीएफ और VRR में क्या अंतर है जी, तो यह जो एसडीएफ जो है बैंकों के लिए स्वैच्छिक होता है, अर्थात जो बैंक चाहे जब चाहे जितना पैसा चाहे उतना ही बैंक जो है आरबीआई को देते हैं एसडीएफ के अनुसार। लेकिन VRR जो है इसमें आरबीआई जो है घेंट में हाथ लगा कहता है कि पैसा देबो कि ना दे, एकदम मतलब कि ये आरबीआई की मर्जी पर ये काम करता है। ये जो है बैंकों की मर्जी पर काम करता है, अर्थात बैंक चाहेंगे तो देंगे आरबीआई को। लेकिन जब ये आता है, जब ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, बैंक जो तो बाजू हो जाते हैं ऋण देने के लिए और तैयार नहीं होते हैं आरबीआई के पास पैसा देने के लिए, और एसडीएफ की बात नहीं सुनते हैं, बैंकों के पास कोई पैसा, अपना पास पैसा न रख के सीधे क्या करते हैं बाजार में फेंक देते हैं। तो अब आरबीआई उठता है और क्या करता है, परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो लगाता है और जाके बैंक के घेट में हाथ लगा के पैसा छीन लेता है। और लेकिन क्या करता है, छीन लेता है तो चोर की तरह नहीं, बल्कि ब्याज देता है किस पर, तो बाजार दर के आधार पर। अर्थात ब्याज में बाजार में जिस तरह का ब्याज दर चल रहा है वैसा ही यह भी ब्याज देता है, थोड़ा बढ़ा के देता है, एसडीएफ से भी थोड़ा बढ़ा देता है। यहाँ पर इसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शब्दावली जिसका नाम है स्विच नीलामी। स्विच नीलामी के संदर्भ में हम लोगों ने बात कर भी चुके हैं, जो कि ये जो है टेस्ट सीरीज में यह क्वेश्चन आया था। यह जो है 2019 में आरबीआई द्वारा
भारत सरकार की ओर से शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई द्वारा भारत सरकार की ओर से शुरू की गई थी स्विच नीलामी। इसमें क्या होता है जी? स्विच नीलामी में तो अल्पावधि प्रतिभूतियों को दीर्घावधि प्रतिभूतियों के साथ बदल दिया जाता है। अर्थात जो स्विच नीलामी क्या होता है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने, गवर्नमेंट है ये, गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट का किसी व्यक्ति ने, अब जो कि मान लीजिए कि यहाँ पर रमुआ है, मान लीजिए कि रमुआ नामक व्यक्ति है, रमुआ व्यक्ति है, इसने क्या किया सरकार से 1 साल के लिए, मान लीजिए कि 2 साल के लिए कोई बॉन्ड खरीदा है, लेकिन जब बेचने का समय आ गया, मान लीजिए 2021 में इसने बॉन्ड खरीदा, 2023 में इसको वापस करके पैसा ले लेना है, लेकिन 2023 में क्या हुआ? इन्फ्लेशन आ गया, मुद्रास्फीति ऊंच हो गई। अभी रमुआ ही नहीं लिया था, बल्कि बहुत सारे रमुआ के चाचा, रमुआ के पापा, रमुआ के भैया, रमुआ के नाना, बहुत बड़ा लोग थे, सभी ने बॉन्ड ले लिया था। मान लीजिए कि 10-15 करोड़ रुपया का इन्होंने बॉन्ड ले लिया था, और 2023 में सब किसी का पूरा हो रहा था समय। अब इससे होगा क्या? अभी सरकार का तो दिमाग खराब हो जाएगा कि अभी तो क्या चल रहा है, मुद्रास्फीति, या फिर कहे तो इसको मनी इन्फ्लेशन चल रहा है। अब ऐसे स्थिति में अगर सरकार अपना बॉन्ड को वापस लेकर और 20 करोड़ रुपया इनको, रमुआ को और उनके मतलब जितने संबंधी उनको देती है, तो रमुआ का परिवार क्या करेंगे? ले जाकर और भी पैसा बाजार में खर्चा करेंगे। पैसा खर्चा करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इन्फ्लेशन घटने की जगह और भी बढ़ जाएगा, तो सरकार का दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए सरकार क्या करती है, तो आरबीआई की सहायता से 2019 में गई आरबीआई के पास और बोला कि देखिए ये तो समस्या है, इसका समाधान कैसे किया जाता है? 2 साल का जो बॉन्ड है ना, आगे क्या कीजिए, कहिए कि 2 रुपया और ले लीजिएगा, 5, अब इसको क्या कर दीजिए, 2 साल के बॉन्ड को कर दीजिए 5 साल का, 5 साल में पूरा होगा। 20 करोड़ का 2 साल में मिल रहा था, कहिए कि सरकार के ना हमसे 40 करोड़ भले लीजिएगा, लेकिन 5 साल बाद लीजिएगा। अब क्या सीधे 2022 का बॉन्ड जो है 2027 में पूरा होगा, और भले ही 40 करोड़ सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन मुद्रास्फीति तो यहाँ पर तत्काल में 2023 में तो नियंत्रित हो जाएगी। इसको ध्यान में रखने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति की स्थिति में स्विच नीलामी को ऑप्शन को अपना लेती है सरकार। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, यहाँ जो है सोर्स सिक्योरिटी भारत सरकार को बेची जाती है, और साथ ही डेस्टिनेशन सिक्योरिटी को उद्धृत मूल्यों पर खरीदा जाता है। स्विच लेन-देन मॉड्यूल के माध्यम से ई-कुबेर पोर्टल द्वारा संचालित होता है। अर्थात यह भी जो है, जो आरबीआई की प्रतिभूतियों का जो अल्पावधि प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक में बदला जाता है, ये भी कैसे होता है जी? तो यह भी ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से ही होता है। तो यह भी याद रखिएगा, ई-कुबेर से ही यह भी होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, स्विच नीलामी को याद रखिएगा, ये एकदम काफी महत्वपूर्ण है। जब भी इन्फ्लेशन होता है, जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध के समय, जब 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, उस समय डॉलर का मूल्य जैसे ही बढ़ा, भारत में भी मुद्रास्फीति आ गई, तो सरकार ने क्या किया, तो बाजार में उतर गई, तो बाजार में उतरकर बॉन्ड बेचने लगी। बॉन्ड बेचने के साथ साथ इसने क्या किया था जी, लगभग हमारे देखने से सब लगभग 300-500 करोड़ रुपए का शायद तो बॉन्ड केवल को स्विच नीलामी कर दिया था। अर्थात लघु अवधि के जो बॉन्ड पूरा हो रहे थे 2023 में, उसको कह दिया कि ना 2023 में पूरा ना हो, कि अभी इसको 2025 तक के लिए कर दिया, और जो लोग सहमत है उनको 2027-2028 में कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो है सह ऋण मानदंड या को लैंडिंग नॉर्म्स। सह ऋण मानदंड या को लैंडिंग नॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। यह जो है एनबीएफसी के बीच, आरबीआई और एनबीएफसी के बीच को लैंडिंग व्यवस्था है। सह ऋण मानदंड और को लैंडिंग नॉर्म्स, यह आरबीआई और एनबीएफसी तो जो होता है, जैसे कि एक तरह के ये बैंक ही होते हैं, तो ये जो है आरबीआई से किस प्रकार से पैसा लेते हैं, आरबीआई जो है इनसे किस तरह से रिटर्न लेता है, उसी को यहाँ पर सह ऋण मानदंड या को लैंडिंग नॉर्म्स के तहत रखा जाता है। इसके बाद ये जो होता है, को लैंडिंग व्यवस्था के तहत विनियमित संस्थाएं जो होती हैं, आपस में साझेदारी कर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर सकती हैं। जैसे कि ये एनबीएफसी होते हैं, जो एनबीएफसी होते हैं काफी छोटे-छोटे आकार के होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जो एनबीएफसी होते हैं काफी छोटे-छोटे आकार के होते हैं, तो ये जो है अगर ऋण देते हैं तो इसका जोखिम, अब इनको भी तो जोखिम होता है। अगर छोटे बैंक जो है, एसबीआई कोई ऋण देता है किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बी नामक कोई व्यक्ति है, इसको ऋण देता है एसबीआई और ये लेके भाग जाता है, तो एसबीआई इसको रिकवर कर सकता है। इसको पकड़वाने के लिए पुलिस में कार्रवाई कर सकता है अपना, जैसे कि इसके पास जो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए लेके भाग जाएगा, फिर भी जो है एसबीआई इसको रिकवर कर सकती है। कैसे जी? तो यहाँ पर चली जाएगी लोक अदालत में, चाहे कहीं पर भी ऐसे इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करके इससे पैसे लेने के लिए सख्त कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो एनबीएफसी होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये जो हैं, ये तो अपना ऋण जो है, अगर मान लीजिए कि बी नामक व्यक्ति है और ये जो एनबीएफसी से ऋण लेकर भाग गया, तो उनका तो कमरे टूट जाएगा। यहाँ पर एनबीएफसी तो छोटे आकार के न होते हैं जी। यहाँ से आरबीआई, यहाँ पर एसबीआई का ट्रांजैक्शन है $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन का है, तो यहाँ पर से 10 लाख रुपए लेके भागेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ट्रांजैक्शन रेट कितना है जी? ट्रांजैक्शन रेट मान लीजिए कि 85 लाख रुपया है, 10 लाख लेके भागे तो 1/5वां भाग में लेके भागे, बुखार लग जाएगा एनबीएफसी को। तो ये जो है, इसको लिए ये क्या करते हैं जी, तो ये जो है एनबीएफसी जो है अपना समूह बना लेते हैं। एनबीएफसी कई सारे एनबीएफसी मिलकर एक जगह गुटा हो जाते हैं और तब ऋण की व्यवस्था करते हैं। इसमें जो उधारकर्ता जो एनबीएफसी होते हैं, वे आपस में मिलकर किसी भी क्षेत्र को ऋण दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है, विनियामक जो संस्थाएं होती है, जो अपना ऋण देती है, उनको ये जो को लैंडिंग व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। ये नियम जो बनाया गया है, इसका पालन करना पड़ता है। अगर एनबीएफसी अगर किसी को भी ऋण देती है, तो ऋण की व्यवस्था का पालन करता है। तो इसमें कौन-कौन से निर्देश हैं जी? को लैंडिंग व्यवस्था में, जिसको सीएलए बोलते हैं, तो सीएलए में कौन-कौन सी व्यवस्था है? तो जो भी ऋण देते हैं, उस ऋण का न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास रखना है। इसका तात्पर्य है कि आपको अगर 1 लाख रुपया किसी व्यक्ति को, अगर एनबीएफसी, एक तो एनबीएफसी है,
ये एनबीएफसी अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपया किसी को ऋण देती है, जैसे कि मान लीजिए कि बी नामक व्यक्ति को 1 लाख रुपया ऋण देती है, तो इसके पास यह निश्चित करना होगा कि इसके पास 10,000 रुपया या अपने पास पहले रख ले, 10,000 रुपया पहले अपने पास रख ले, तब जाकर 1 लाख रुपया किसी को ऋण दे। और ये 10,000 रुपया अपने पास रखना होगा, चाहे वो प्रतिभूति के रूप में हो, चाहे कैश के रूप में हो, चाहे एसेट के रूप में, किसी रूप में भी इसके पास होना चाहिए 10,000 रुपया, तभी जाकर 1 लाख रुपया ऋण दे सकता है। और दूसरा चीज़ है, एक तो ये चीज़ हो गया कि अगर किसी अन्य क्षेत्र को ऋण देते हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपए रखना पड़ेगा। दूसरा बात है कि प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। अगर ऐसा ये एनबीएफसी है, यहाँ पर बी नामक जो व्यक्ति को 1 लाख रुपए ऋण देती है, अगर मान लीजिए ये कोई उद्योगपति है तो ये कोई बातें नहीं है, यहाँ पर 10,000 रुपए रख लिया चुपचाप रह गए। लेकिन ये अगर बी नामक व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि एक किसान है, कृषक है जिसने 1 लाख रुपया ऋण दिया है, तब उसको एनबीएफसी को बताना पड़ेगा कि हम जो हैं ये कृषक को ऋण दिए हैं। मतलब कृषक किसमें आता है जी? तो प्राथमिक क्षेत्र में। इसमें जी तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो प्राइमरी सेक्टर को ऋण दिया तो आपको बता देना होगा कि हमने जो ऋण दिया है प्राइमरी सेक्टर को दिया है, तो यह आपके पीएसएल के दर्जे पर पीएसएल का दावा कर सकता है। तो पीएसएल अब यहाँ पर यह भी सोचने वाला चीज़ है कि पीएसएल किसको कहते हैं? तो पीएसएल का अर्थ होता है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। वैसा ऋण जो सिर्फ़ प्राथमिक क्षेत्र को दिया जाता है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को जानते होंगे जिसमें कृषि आता है, खनन आता है। कृषि, खनन जो छोटे-छोटे उत्पादक होते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं जी? तो पीएसएल के तहत रखते हैं। तो यहाँ पर कृषि को ही ले लीजिए, सबसे पॉपुलर क्या है जी? तो कृषि को ले लीजिए। तो कृषि के तहत जो ऋण दिया जाता है या फिर कोई भी अन्य प्राथमिक क्षेत्र को जो ऋण यहाँ पर दिया जाता है, तो उसको पीएसएल कहा जाता है। और इसके लिए प्रत्येक बैंक को क्या कहते हैं उसको? तो प्रतिबद्धता होती है कि कितना प्रतिशत है? 40% अपना कुल जो भी ऋण दे रहा है, उसका 40% किसको देना था? पीएसएल को देना है। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र को देना है, कृषक को दे दीजिए, खनन क्षेत्र को दे दीजिए, जो छोटे उत्पादकों को दे दीजिए, जो कि गाँव के ग्रामीण स्तर पर टोकरी बनाते हैं, ये या फिर मूर्ति बनाते हैं, तो इन सबको दीजिएगा ऋण जो यह भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो 40% को ऋण का देना होता है। यह दावा करना होता है, बता देना होता है आरबीआई को कि हमने पीएसएल दिया है। यहाँ पर परिसंपत्ति का भी वर्गीकरण करना पड़ता है। अगर यहाँ पर बताए थे कि कई सारे जो समूह हैं, एनबीएफसी हैं, एक साथ मिलकर एक आदमी को चाहे एक संस्था को ऋण दे सकते हैं। मान लीजिए कि बी नामक जो व्यक्ति यहाँ पर जो संस्था है, मान लीजिए कि कोई बड़ा-सा उद्योग है जिसको 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए और कई सारी जो एनबीएफसी हैं, कई सारे एनबीएफसी मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए बी नामक संस्था को दे देते हैं। लेकिन ये जो है फर्स्ट नंबर जो एनबीएफसी है, ये क्या करता है जी? ये कहता है बराबर कि तो बी नामक व्यक्ति तो एक डिफ़ॉल्टर है, जो पैसा दिया गया ये लौटाएगा ही नहीं। अर्थात जितना लौटा दिया है वो जितना बाकी है वो लौटाएगा नहीं। तो उसको क्या करता है, ये जो फर्स्ट बैंक है, ये क्या करता है एनबीएफसी का दर्जा देता है। एनबीएफसी का दर्जा देता था। बाकी ये जितने भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जितने भी बैंक इनसे जुड़े हुए हैं, तो सब के सब एकदम क्या कह देंगे कि ये तो क्या है एनपीए ही है। एनपीए का अर्थ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि ये पैसा वापस आने वाला है नहीं। सॉरी, मतलब कि ये अब देरी होगा इसके आने में। तो ये सभी के सभी को एक वो जो जैसे ही घोषित किया सभी के सभी को करना पड़ता है। हम लोगों ने अब स्विच यहाँ पर सह ऋण मानदंड के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है, जिसका नाम है पेमेंट एग्रीगेटर्स के संदर्भ में देख लेने वाले हैं। यहाँ पर पेमेंट्स एग्रीगेटर के बारे में देख लेते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर जिसको पीएएस कहते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कि वैसा माध्यम, वैसे कंपनियाँ जो कि जो ग्राहक को किसी भी बैंक के किसी भी साधन से जो सेवा प्रदाता को भुगतान करने में सहायता करती हैं। अब इतना बड़ा हम भी ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम्पल बोल दिए, जैसे कि फ़ोन पे। फ़ोन पे का है जी तो एक पेमेंट एग्रीगेटर है। क्या है जी? तो फ़ोन पे जो है एक पेमेंट एग्रीगेटर है। फ़ोन पे, गूगल पे, चाहे पेटीएम हो, ये सभी के सभी पेमेंट एग्रीगेटर हैं। इनका काम क्या है जी? तो ये ग्राहकों से अगर ग्राहक जो भुगतान वर्चुअल माध्यम से भुगतान करना चाहता है, जैसे कि ऑनलाइन भुगतान करना हो, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना हो, ये सभी के सभी जितने माध्यम से भुगतान करना चाहता है, तो ये भुगतान का एक माध्यम देते हैं, ये जो है पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सभी के सभी पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं, जो कि बैंक का होता है, बैंक ऊपर होता है, बैंक के पास क्रेडिट कार्ड होता है, यूपीआई नंबर होता है, मतलब यूपीआई से जुड़ा होता है। तो ये कोई भी माध्यम से यहाँ से उपयोग करके आप लोग से यहाँ पर जो सेवा प्रदाता को भुगतान कर सकते थे, इन्हीं को पेमेंट एग्रीगेटर बोलते हैं। ये जो होते हैं कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विनियमित होते हैं। पहले जो होता था मंजूरी आरबीआई से, ये जो होते हैं मान्यता भी प्राप्त होते थे और नहीं भी मान्यता लेते थे, फिर भी ये चलते रहते थे। लेकिन नए दिशा निर्देश में आरबीआई ने कह दिया है, कोई भी मतलब कोई भी एग्रीगेटर होने का दावा करता है, तो उसको भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात अब अगर फ़ोन पे, गूगल पे, अगर पहले जब इनका जन्म हुआ था, तो ये जो कुछ समय तक ऐसे ही चलते रहे थे, बिना मंजूरी के भी। लेकिन अब जो कहा है आरबीआई ने कि कोई भी नया अगर पेमेंट एग्रीगेटर आता है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे का विकल्प का आया है, तो नावी को मान लीजिए, नावी एक ठो आ गया है, नावी ही आया है, तो ये सबसे पहले जब आया था, तो ये ऐसे ही मुँह उठा के भारत के बाज़ार में नहीं घुस गया, पहले गया आरबीआई के पास। और ये आरबीआई के पास कहा कि हम जो है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत जो दिशा निर्देश बना है, उसके तहत हम पैसा भुगतान करने में सहायता करना चाहते हैं लोगों का। नाविक होता है, तो आरबीआई जो है तब जाके मंजूरी देता है। अगर मंजूरी देगा तभी ये काम कर सकता है भारत में। अगर आरबीआई जो है मंजूरी नहीं देता है, तो यह जो है अपना काम नहीं कर सकता है भारत में। तो इसको ध्यान रख लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस।
यहाँ पर वेज एंड मीन्स एडवांस जो होता है, यह आरबीआई द्वारा जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारों को जो ऋण दिया जाता है उसी का एक माध्यम होता है। वेज और जो कि केंद्र सरकार सी गवर्नमेंट हो, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर यूटी गवर्नमेंट हो, इन सभी को ऋण जो दिया जाता है एक एक ठो साधन होता है। एक साधन होता है जिसका नाम होता है एक एड हॉक ट्रेजरी बिल्स। एड हॉक ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से भी इन सरकारों को ऋण दिया जाता है आरबीआई द्वारा। और दूसरा है वेज एंड मीन्स एडवांस। लेकिन ये कहिए कि ये भी एक साधन है ऋण देने का इन राज्यों को और सरकारों को। और वेज एंड मीन्स तब क्यों लाया गया, जब एड ट्रेजरी बिल्स जो था, यहाँ पर वेज एंड मीन्स क्यों लाया गया था, यहाँ पर एड एंड ट्रेजरी बिल्स जो है इसकी सीमांकन है। ये सीमांकन क्या है, तो यह केवल राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए दिया जाता है। क्यों जी, राजकोष में मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपए का व्यय है, 1 लाख करोड़ रुपए का मान लीजिए कि बिहार का व्यय है, और इसने कितना गेन कर लिया जी, तो इसने 90 क्या कहते हैं उसको, 10,000 कम रुपया ग्रहण किया है 1 लाख करोड़ रुपए में से। मान लीजिए कि इसने 85,000 करोड़ रुपया गेन किया है, 50,000 करोड़ रुपया गेन किया है, तो 50,000 करोड़ रुपया जो शेष बचता है वो जो है आरबीआई जो है एड हॉक के माध्यम से दे देती है। 50,000 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया का भारत सरकार ने राजकोषीय बजट बनाया था, लेकिन उसके पास पैसा आया कितना, तो मात्र 50,000 करोड़ रुपया। तो वो क्या करेगा सरकार जी, 50,000 करोड़ रुपया केंद्र जो कोई भी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, क्या करेगी, जो यहाँ पर जाएगी आरबीआई के पास और मांग करेगी, तो जो आरबीआई उनको भुगतान करेगा किसके तहत, एड हॉक ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से। लेकिन जो वेज एंड मीन्स एडवांस है, जब ये सरकार जो 1 लाख करोड़ रुपए के साथ काम कर रही थी, इसको तो ये पैसा मिल गया था, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए के साथ काम कर रही थी, साल के अंत में जाते जाते इसको पता चला कि ना, ये 1 लाख करोड़ रुपए का नहीं बल्कि 1,10,000 रुपए का, 1,10,000 करोड़ का मुद्दा है, अर्थात 10,000 करोड़ रुपया अधिक लगेगा। कितना जी, तो 10,000 करोड़ रुपया अधिक लगेगा। 10,000 करोड़ रुपया अधिक लगेगा, तो ये 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, तो फिर कहीं से नहीं मिला तो कहाँ चले गए, ये चले गया आरबीआई के पास। लेकिन अब जब ऋण मिलेगा, ये तो राजकोषीय से जुड़ा नहीं है, ये अल्पकालिक होगा। ये ऋण का माध्यम क्या होता है, डब्ल्यूएमए, वेज एंड मीन्स एडवांस। अब जो आरबीआई ऋण देगा राज्यों को या फिर कहीं केंद्र सरकार को, तो ये किसके तहत देगा जी, तो डब्ल्यूएमए के तहत। तो इसमें सीमांकन क्या होता है जी, जिस दिन यह आरबीआई देता है राज्यों को या फिर सरकारों को, उसके 3 महीने के भीतर वापस करना है। कितना दिन में जी, तो 3 महीने के भीतर राज्य सरकार या फिर कोई भी सरकार है यहाँ पर आरबीआई को ऋणदाता या फिर आरबीआई को वापस कर देती है। और ब्याज दर क्या होता है जी, तो जैसा रेपो रेट होता है, रेपो रेट पर ही ब्याज दर लगता है। लेकिन एक आरबीआई ने मान लीजिए कि सीमा निर्धारित की है कि हम 10,000 करोड़ रुपया वेज एंड मीन्स एडवांस 10,000 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन मान लीजिए कि 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार आरबीआई ने तय किया है कि हम एक बार में वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत आगे जाकर ज्यादा खर्च कीजिएगा तो हम अधिकतम 8,000 करोड़ रुपया देंगे। कितना जी, 8,000 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन मांग कितना रहा है जी यहाँ पर, मांग कितना हो रहा है सरकार के द्वारा, तो 10,000 करोड़। तो 2,000 करोड़ रुपए जो ज्यादा हो रहा है, उस पर रिवर्स रेपो के तहत ब्याज नहीं लगेगा, बल्कि इससे प्लस 2% लग जाएगा। जितना प्रतिशत ब्याज वेज एंड मीन्स एडवांस पर रेपो रेट पर लगता है, उससे 2% अधिक ब्याज लगने लगेगा। इसको ध्यान रखिएगा। और 3 महीने में वापस लौटाना है, 2% अधिक भी ब्याज लगता है। कानूनी फ्रेमवर्क जो आरबीआई जो है, अधिनियम 1934 के तहत अपना मतलब कि जो है 1934 में ही इसका प्रावधान कर दिया गया था वेज एंड मीन्स एडवांस का। तो इसी के तहत ये ऋण देता है। तब हम लोग इसको देख चुके हैं, इतना सारा बात जो है पूरा का पूरा बात यही लिखा गया है कि ये जो है किस तरह से ये जो है एड हॉक ट्रेजरी बिल्स का यह विकल्प है। इसके तहत 3 महीने जो ऋण दिया जाता है, केवल वर्ष के अंत में दिया जाता है, 3 महीने के अंदर वापस करना होता है। रिवर्स रेपो रेट पर ब्याज मिलता है, अगर ज्यादा पैसा लेंगे एक सीमा से अधिक तो 2% अधिक लगेगा। और यहाँ पर एड हॉक ट्रेजरी बिल्स को भी समझ चुके हैं। तब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक पर, जिसका नाम है आरबीआई द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें। आरबीआई ने कौन कौन सी पहलें शुरू की है जी, तो यहाँ पर है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसको यूएलआई कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इसको समझने के लिए क्या कहेंगे, जैसे हम लोग का यूपीआई है, यूपीआई क्या होता है, भुगतान करने के लिए होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब कि हमको जो है, मान लीजिए कि हमको क्या करना है, एक तो माइक खरीदना है। जैसे कि आज हम लोग माइक खरीदने जा रहे हैं, तो माइक खरीदना है, तो यहाँ पर माइक का भुगतान करेंगे। हमारे पास हाथ में पैसा नहीं है, तो हम जाकर दुकानदार को कैसे देते हैं जी, तो फोन पे चाहे फिर पेटीएम चाहे कोई भी नावी का उपयोग करके दे दिया पैसा। तो क्या होता है, तो यूपीआई नंबर होता है, तो यूपीआई की सहायता से हम लोग देते हैं। लेकिन वहीं पर बात हो, हमको जो है हमारे पास मोबाइल में भी पैसा नहीं है, अकाउंट में भी पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे जी, तब तो ऋण लेना पड़ेगा। तो ऋण लेना पड़ेगा, तो एगो अब जो है यूपीआई के जगह अब यूएलआई का प्रयोग करेंगे। बैंक से तुरंत का तुरंत हम जाकर बैंक में यूएलआई का भी एक एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में होगा, हम उस पर जाएंगे और बैंक से ऋण का डिमांड करेंगे। तो तुरंत जो है, अगर हमारा क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, हमने समय समय पर पैसा जमा किया है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, तो बैंक जो है अल्पकालिक समय के लिए हमको तुरंत के तुरंत ऋण दे देगी। जैसे कहिए कि एक तरह क्रेडिट कार्ड की तरह ही होगा, यूएलआई जो होगा क्रेडिट कार्ड की तरह होगा। यूपीआई कैसे चलता है जी, तो डेबिट कार्ड से चलता है। और यहीं पर यूएलआई किसके तरह काम करेगा जी, तो क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा, लेकिन वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने वाला है। यूएलआई जो है अभी शुरू किया गया डीपीआई के तहत ही, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यह जो है विभिन्न माध्यमों से डेटा एकत्रित करेगा कि आप चोर है कि बदमाश है, और कि अच्छा आदमी है। चोर बदमाश है तो आपको मूल्य नहीं करेगा, ऐसे कि बैंक भी जानता है कि चोर बदमाश आदमी पैसा वापस नहीं करेगा, इसीलिए यह नहीं मिल पाएगा, आपको इसका उपयोग नहीं कर पाइएगा। लेकिन जो एक डाटा एकत्र होगा, आपको पता चलेगा कि आप तो अच्छा आदमी है, दूध के धोवाल आदमी है, तो ये पैसा दे देगा। अब बैंक जो है आपको यूएलआई के तहत ऋण मिल जाएगा। अब दूसरा पहल का है जी, तो सीबीडीसी,
रिटेल सैंडबॉक्स CBDC। तो यहाँ पर क्या है जी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, यहाँ पर डिजिटल करेंसी शुरू की गई RBI के द्वारा ही। यहाँ अभी परीक्षण प्लेटफॉर्म के तौर पर अभी पूरा तरह से इसको अथी नहीं है, परीक्षण अभी किया जा रहा है। यहाँ पर CBDC के तहत ही केंद्रीय बैंक द्वारा जारी फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। पहले जो जारी किया था CBDC के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पहले भारत में क्या चलता था जी, तो फिएट मुद्रा चलता था। अब यहाँ पर CBDC को भी समझ लीजिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है जी, तो एक तरह से कहें जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने होंगे, क्रिप्टो करेंसी होता है, एथेरियम होता है। जिस तरह से ये क्रिप्टो ब्लॉक के माध्यम से जुड़कर और इनका निर्माण होता है, क्रिप्टो के माध्यम से इनका निर्माण होता है, वैसे ही CBDC का भी निर्माण किया गया है केंद्र किसके द्वारा जी, तो RBI के द्वारा। तो क्रिप्टो जो होते हैं वे अनियोजित होते हैं और अनियमित होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी लेन-देन किया जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ये CBDC होते हैं, जो ये CBDC होते हैं, ये क्या काम करते हैं जी, तो यह जो RBI द्वारा विनियमित होता है, यह भी मुद्रा का ही एक वर्चुअल रूप है, वर्चुअल मुद्रा कह सकते हैं इसको, जिसको कभी हाथ में छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये चलता रहता है। कैसे जी, तो मोबाइल के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है, CBDC। यह जो है, इसके पहले क्या चलता था जी, RBI क्या चलाता था, फिएट मुद्रा चलाता था। लेकिन ये इसकी सीमांकन ये थी कि जो चाहेगा, जो डिमांड करेगा उसी को मिलेगा, जो डिमांड करेगा उसी को मिलेगा, या फिर जो जो एक्सेप्ट करेगा वही उसी को देना है। ज़बरदस्ती किसी को नहीं दे सकते थे। कोई सामान लिए ₹10 का, कहिएगा कि हमसे फिएट मुद्रा ले लीजिए। अगर दुकानदार चाहे तो ले सकता है, चाहे तो ना ले सकता है। अगर आप ₹10 का सामान खरीदे और इस दुकानदार को ₹20 का नोट पकड़ाए, ₹20 का नोट पकड़ा दिया और तब वो नहीं लेगा, तो आप जाकर पुलिस थाने में जा सकते हैं। यह भी बात होता है फिएट मुद्रा पर। वैसे ही अभी है CBDC जो है, जिसके पास इसका अकाउंट होगा CBDC को एकत्र करने के लिए, वही यह रख सकता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का टोकनाइजेशन वह प्रक्रिया है जो सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि आपने इतना पैसा लिया है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि आपके पास इतना रुपया CBDC है, तो आपके मोबाइल पर या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर उसको टोकन बनाकर रख लिया जाता है और वास्तविक परिसंपत्ति को टोकन के रूप में रखा जाता है। ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटर्स लेजर में भंडारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये समझाई दिए जा चुके हैं कि यह जो है CBDC जो है, यह जैसे क्रिप्टो करेंसी काम करता है, उसी ब्लॉकचेन के आधार पर यह भी काम करेगा और इसको क्या कॉइन के रूप में रखा जाएगा, टोकन के रूप में रख लिया जाएगा। हम लोगों ने RBI की एक पहल समझ लिया। दूसरा पहल जो है जमा प्रमाण पत्र, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं, अर्थात मुद्रा बाजार का लिखत है। इसे किसी बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्था में जमा कर निधियों के बदले वचन पत्र लिया जा सकता है, प्रॉमिसरी नोट्स लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि रमुआ है, रमुआ को जाना है कहाँ पर जी, इसको जाना है बम्बई। कहाँ चला, बिहार से चला बम्बई रमुआ। तो ये क्या करेगा जी, बिहार से चला बम्बई, तो ये अपने पास इसको ले जाना है 1 लाख रुपया। अभी पॉकेट में तो ले नहीं जा सकता है, बैग में ले नहीं जा सकता है, कैसे कि इसको डर है कि अगर बीच में अगर किसी के हाथ में धरा गए तो कुटा जाएगा, बढ़िया से चोरी हो जाएगा। तो अभी क्या करेगा, ले जाकर बैंक में जाएगा, 1 लाख रुपया करेंसी ले जाएगा और बैंक SBI के पास जाएगा और कहेगा कि पकड़िएगा पैसा पकड़िए और हमरा कहा दीजिए, हमरा को सर्टिफिकेट दे दीजिए कि ये बता दीजिए हम आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं और ये हमको बता दीजिए, वो कागज ऐसा दे दीजिए जिस पर आप लिखे हो कि हमने आपको 1 लाख रुपया दिया है। तो ये 1 लाख रुपए का एक कागज मिल जाता है जिस पर लिखा रहता है कि यार ऐसी जो है, इस रमुआ ने SBI को 1 लाख रुपया दिया, ये कागजों पर लिखा रहता है। अब ये कागज मिल जाएगा रमुआ को, तो ये कागज लेके जाएगा रमुआ, अब 1 लाख रुपया नहीं ले जाएगा, ये कागज ले जाएगा। बम्बई में जैसे ही पहुंचेगा, सॉरी बम्बई मत कहिए, मुंबई कहिए, मुंबई ना नाम हो चुका है, बम्बई तो बिहार में नाम है, मुंबई हो चुका है। तो ये मुंबई में पहुंचेगा जब, ये क्या हो जाएगा, ये पैसा का 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड ले जाएगा या फिर रिसिप्ट ले जाएगा, फिर से वहां पर SBI की शाखा में पहुंचेगा। किसकी शाखा में जी, तो SBI की शाखा में। कहेगा कि हम तारे चाचा के, हमारे जो बिहार वाले चाचा हैं, चाहे नूनू है, चाहे आप ही के वंशज के हैं या फिर आप ही की शाखा हैं, तो उनको हमने ये 1 लाख रुपया दिया था, उन्होंने हमको वचन पत्र दिया था। ये मुंबई वाली जो वचन पत्र की जो शाखा है, ये क्या करेगी, इस कागज की जांच करेगी और फोन करके पूछ लेगी, ये आपके बिहार वाले SBI से, इससे फोन करके पूछ लेगी, देखिए पैसा दिया कहा था, ये कहेगा कि हाँ। तो अब ये क्या करेगा SBI वाला, इसको यहाँ पर रमुआ को 1 लाख रुपया निकाल कर दे देगा, कागज वाला ले लेगा, थोड़ा सा कुछ शुल्क लेता है, यहीं पर शुल्क का भुगतान हो जाता है, थोड़ा बहुत शुल्क का भुगतान हो जाता है और यहाँ पर 1 लाख रुपया रमुआ को मिल जाएगा। मुंबई भी पहुंच गया रमुआ, उसका पैसा भी सुरक्षित है, वहाँ पर 1 लाख रुपया का उपयोग भी कर लेगा। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर, इतना बड़ा हम लोग ने ज़्यादा डिस्क्राइब कर लिया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। और इसका उपयोग ऐसे एक दूसरे से दूसरी जगह पैसा ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर वचन पत्र भी उसको कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स भी कहते हैं। यहाँ पर निर्गमनकर्ता जो है कौन होता है, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। यहाँ पर RRB भी हो सकते हैं ऐसे जारी करने वाले, जो यहाँ पर रिसिप्ट देता है, कोई ऐसा ही मुंह उठाकर नहीं दे देगा। ऐसे वाणिज्यिक बैंक SBI और या फिर अन्य वाणिज्यिक बैंक होते हैं, या फिर रीजनल रूरल बैंक भी होते हैं। यहाँ पर रमुआ को मुंबई ना जाकर, मुंबई के पास में एक छोटे से गाँव में जाना है, तो वहाँ पर RRB को ले जाकर दे देगा, किसी RRB को, रीजनल रूरल बैंक को। ई जाकर वहाँ पर गाँव में, मुंबई के गाँव में पहुंचेगा और RRB से पैसा निकाल लेगा। यहाँ पर इसे अंकित मूल्य पर छूट या पट्टे के साथ जारी किया जाता है, अर्थात जो है हम बोले ही थे कि शुल्क लगता है इस पर। इसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक होती है, अर्थात 1 वर्ष, इन 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक के बीच में कभी भी इसको यहाँ पर ले जाकर छुट्टा करा सकता है, ये रिसिप्ट देकर छुट्टा करा सकता है। तो यही हो गया हम लोग का
जमा प्रमाण पत्र, अब हम लोगों ने इसको समाप्त कर लिया है। अब कोई भी आरबीआई से जुड़े हुए कई सारी शब्दावली या पहलू को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।